हमारे साथ दो हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक हमारे साथ जीनत हैं जो कि यूक्रेन से लौटकर आई हैं, छात्रा हैं, इनसे हम बात करेंगे। जीनत, आपका स्वागत है। संजय जी हमारे साथ हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका भी सर स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा सर, तमाम जो तस्वीरें आ रही है, तमाम जो अपडेट्स आ रहे हैं उस पर आप बेहतर तरीके से मुझे समझा पाएंगे। एक एक कर मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन जीनत के पास पहले मैं चलता हूं, उनके पास ताजा एक्सपीरियंस होगा। जीनत, जब आप वहां पर थी, एक तो किस हिस्से में थी, आप कैसे वहां से सेफ जोन तक पहुंची, कैसे आप वहां से भारत पहुंची, पूरा एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिए। मैं इवानो फ्रैंकिश नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं 3rd ईयर में हूँ। जब 24th को एक्सप्लोजन स्टार्ट हुआ था, वी वे स्लीपिंग और उस साउंड से हम लोग की नींद टूट गई और वी वे अफ्रेड कि क्या हुआ है। जब बाहर देखा विंडो से तो पूरी स्काई ब्लैकआउट थी। एक्सप्लोजन्स हुए थे। मैं जहाँ पे रह रही थी अपार्टमेंट में, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था। हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हमारी क्लासेस भी सुबह के 5 बजे एक्सप्लोजन हुआ था। फिर हमारी 8 बजे से क्लासेस चल रही थी और टीचर्स बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे थे ऑनलाइन करने का। और फिर वहाँ से हम लोग कैसे भी करके बॉर्डर तक खुद से ही रेस्क्यू हुए हैं। हम इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना रश था बॉर्डर पे। मैं इवैक्यूएट हुई हूँ यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर से। वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था, बॉर्डर पे फायरिंग हो रही थी, स्नोफॉल हो रहा था। वहाँ पे हम लोग को 10 किलोमीटर दूर ही छोड़ दिया गया था। हम लोग व्हीकल से, बस से गए थे तो 10 किलोमीटर दूर हम लोग को पैदल चलना पड़ा था स्नो में। और खाने का नहीं था, पीने का नहीं था, नेटवर्क इशू थे, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। बिल्कुल ऐसा था कि जब इमिग्रेशन हुआ उसके बाद चल नहीं पा रहे थे, बैठने की जगह नहीं थी। ठीक है जीनत, मुझे बताइए कि जिस शहर का आप जिक्र कर रहे हैं जहां पर हमला हुआ, आपके और भी दोस्त रहे होंगे जो कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात रखते होंगे, तमाम शहरों से होंगे, आपके साथी होंगे, सभी इवैक्यूएट हो गए वहां से? नहीं सर, सभी इवैक्यूएट नहीं हुए। अभी भी बहुत सारे लोग स्टक हैं, मेरे सिटी से भी और खार्किव से, सुमी से भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ। वो भी अभी तक इवैक्यूएट नहीं हो पाए हैं, वो वहीं पे स्टक हैं। आपकी बातचीत हुई है उनसे? अभी किस स्थिति में है, कैसा वहां पर स्थिति है? क्योंकि अब देखिए भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चला रही है, इंडियन उसका भी मिशन एयरलिफ्ट चल रहा है, हम भी आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कई दिनों से लगातार हमारा ये मिशन चल रहा है। क्या इसका असर अब वहां पर बदला है? जो आप चुनौतियां बता रही हैं, बहुत सारी बॉर्डर पर चुनौतियां थी, कई घंटों तक खड़ा होना पड़ा, अब बदलाव है या स्थिति अभी भी वही है? सर अभी बदलाव है, पर खार्किव में एक्चुअली बॉर्डर तक रेस्क्यू हम लोग को खुद से ही होना पड़ रहा है। क्योंकि इंडियन एम्बेसी वो बॉर्डर क्रॉस होने के बाद जब हम रोमानिया एंटर करते हैं वहां से एक्टिव थे इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट। तो वो जो रेस्क्यू हम लोग खुद से कर रहे हैं, जो खार्किव में लोग हैं उन्हें डिफिकल्ट हो रही है क्योंकि वो उन्हें ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है और वहां से बॉर्डर्स काफी दूर हैं, तो उन्हें ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। उनसे बहुत ज्यादा गंदा वो किया जा रहा है, प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज्यादा। मैं समझ सकता हूं। और युद्ध का मैदान है, यूक्रेन खुद फंसा हुआ है, तो यूक्रेन के अंदर से किसी को रेस्क्यू करके सेफ जोन तक ले जाना बहुत मुश्किल है। ये आप भी समझ रही होंगी। वो जो हालात हैं बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्य है, लेकिन हकीकत यही है। मैं आऊंगा जीनत, और भी चीजें आपसे मैं जानूंगा। संजय सर मेरे साथ हैं। सर ये जो बात अभी जीनत ने कही कि सबसे जो संजीव जी, माफी चाहूंगा, आप जो जीनत ने भी बात कही कि सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यूक्रेन के अंदर खार्किव यानी कि जिस पर कब्जा हो चुका है रूस का, तबाही जहां पर बुरी तरह मच चुकी है, वहां से कैसे आप सेफ जोन तक जाएंगे? मुश्किल ये नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करना, मुश्किल ये नहीं है कि बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड और रोमानिया और तमाम रास्तों से आप भारत ले आए। मुश्किल ये है कि अंदर आप 1400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर ट्रेवल कैसे करेंगे ऐसे युद्ध के हालात में, जब यूक्रेन खुद अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है, उसकी सारी मशीनरी ध्वस्त पड़ी हुई है। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन हो सकता है कि हम यूक्रेन से बात करें, जेलेंस्की से बात करें, जो कि खुद हमसे मदद मांग रहा है, लेकिन शायद यहां पर ग्लिच आए, तो कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि खार्किव हो, कीव हो, यहाँ पे हालात आपातकालीन है, युद्ध चल रहा है। युद्ध में जो जिस तरह की परिस्थितियां होती हैं, भयावह स्थितियां हैं, ऐसे में वहां से भारतीयों को निकालना निसंदेह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जहां तक भारत सरकार की बात है, तो आप देखिए, तो अभी आज जो खबर, एक अच्छी खबर आई है
कि जिस तरीके से रशिया ने अब ये कोऑपरेट किया है कि वो हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको एक सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड करेगा। तो ये इस तरीके के जो डेवलपमेंट्स हैं वो निसंदेह भारतीय लोगों के लिए, जो वहां पे छात्र फंसे हुए हैं, उनके लिए एक राहत भरी खबर है। खार्किव से जो बॉर्डर एरिया काफी दूर है, ऐसे में वहां से भारतीयों को निकालना निसंदेह एक बहुत बड़ी चुनौती है। खार्किव जो कि अब ऐसा लगता है कि वो एक फॉलन टेरिटरी है, रशियन फोर्सेस जल्द से जल्द उसके ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा स्थापित कर लेंगी। तो ऐसे में वहां पर संजीव जी, मैं आपको यहां पर रोकूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर हम दिखा देते हैं। ये सायरन की आवाज यानी जा रहा हूं संजीव श्रीवास्तव जी, परमाणु हमले की अगर हमने बात की अभी, ये इतना आसान नहीं होगा, ये भी बात तय है, हम आप भी समझते हैं कि परमाणु हमला करना, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर कोई देश सनक में आ जाए, सनकी हो जाए, तो फिर यह भी संभव हो सकता है। लेकिन मुझे यह बताइए कि बेलारूस की धरती पर अगर वो लोकेट करने की बात कर रहा है, परमाणु हथियारों का युद्धाभ्यास कर रहा है, तो क्या ये वो बताने की कोशिश कर रहा है कि देख लो मेरी ताकत कितनी है, मुझसे डरो, या फिर वो सही में इसका इस्तेमाल करना चाहता है? जी देखिए, सही में इसका इस्तेमाल करना संभव नहीं है। जैसा कि आपने अभी बताया कि न्यूक्लियर परमाणु युद्ध कितना भयावह हो सकता है, और ये दुनिया एक पत्थर वाला जो एक स्टोन एज में जा सकती है, और पूरी सभ्यता तबाह बर्बाद हो सकती है। पूरा जो मानवीय अस्तित्व है वो संकट में पड़ सकता है। तो ये परमाणु युद्ध तो संभव नहीं है। यदि रशिया परमाणु युद्ध के बारे में, उसके बारे में अच्छी तरह से जानता है कि इसे म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन कहा जाता है, ये मैड की सिचुएशन होती है। रशिया यदि परमाणु युद्ध करेगा तो रशिया भी इसमें, उसका भी सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए रशिया कभी भी ऐसा नहीं करेगा, कोई भी महाशक्ति ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सारी फिर किसी तरीके के एस्पिरेशन, जब मानवीय अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो फिर कोई महत्वाकांक्षा और सोवियत यूनियन का पुराना गौरव वगैरह की जो बात कर रहे हैं, उसकी तो बात ही आप दूर समझिए। तो परमाणु युद्ध संभव नहीं है। लेकिन अभी ये परमाणु अस्त्रों का ये रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, इसकी धमकी क्यों दी जा रही है? तो आपने जो दूसरी बात कही है वो बिल्कुल सच है कि चूंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात को जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, वो अभी हाल के समय में अपने बयानों के माध्यम से इसे स्वीकार भी कर चुके हैं कि नाटो और अमेरिका और यूक्रेन की संयुक्त शक्ति के सामने रशिया की जो मिलिट्री माइट है, और यही वजह है सर, यही वजह है कि रूस अपनी ताकत को ज्यादा से ज्यादा असीमित दिखाना चाहता है, जिससे कि नेटो हो या यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो ग्रेट अमेरिका हो, सबके सब छोटे नजर आए। यही कोशिश है उसकी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जीनत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको बहुत बधाई देते हैं कि आप उस युद्ध की भूमि से भारत अपने घर, अपने स्वदेश वापस लौटा पाई हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही